Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is about system and its response now. पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसफर फंक्शंस को मॉडल किस तरह से किया जाता है, ट्रांसफर फंक्शंस को बनाया किस तरह से जाता है. सो अ शॉर्ट रिकैप इज कि अब हमने मूव ऑन कर लिया था किस तरफ, ट्रांसफर फंक्शंस को स्टडी करने की तरफ, कि ट्रांसफर फंक्शंस बेसिकली किस तरह के हों तो किस तरह की आउटपुट देते हैं. यहाँ पर एज एन एग्जांपल हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आया s+2 ओवर s+5. इज दिस विजिबल टू ऑल, या मैं थोड़ा और जूम इन करूँ? हाँ जी, ट्रांसफर फंक्शन है s+2 ओवर s+5. सो इसके ऊपर हमने इनपुट अप्लाई की 1/s. द थिंग इज कि हमने 1/s को मल्टीप्लाई कर दिया इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ, यानी 1/s इंटू s+2 ओवर s+5 कर दिया. और फिर हमने इस सारे ट्रांसफर फंक्शन, इस रिजल्टेंट को, जो प्रोडक्ट आता है, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन में जब तोड़ा हमने, तो एक हिस्सा हमारे पास बना 2/5/s और एक हिस्सा बना 3/5 डिवाइडेड बाय s+5. यहाँ तक कोई परेशानी, कोई बात जो समझ में ना आई हो? वो जिन्होंने पढ़ा है, वो जिन्होंने नहीं पढ़ा, सबके लिए कह रहा हूँ. इज दिस क्लियर? सर यस सर. रिपीट करते हैं जरा। मैंने ये कहा कि ट्रांसफर फंक्शन था सिस्टम का हमारे पास s+2 डिवाइडेड बाय s+5. s+2 डिवाइडेड बाय s+5 ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर इनपुट अप्लाई की हमने 1/s, दिस स्टेप इनपुट. ये स्टेप इनपुट जब हमने अप्लाई की, तो इसका मतलब ये है कि हम 1/s को मल्टीप्लाई कर रहे हैं s+2 ओवर s+5 के साथ. अब मैं यहाँ पर अगर व्हाइट बोर्ड ओपन कर लूँ, आई गेस. ओके. सो 1/s हमने इसे मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ? s+2 ओवर s+5 के साथ. ओके, मुझे लगता है ये प्रैक्टिस मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर सकूंगा. खैर, 1/s मल्टीप्लाई हो गया s+2 ओवर s+5 के साथ. इसको जब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखने की कोशिश की, तो पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म से जो हमारे पास रिजल्ट निकला, वो निकला कुछ ये वाला, ये जो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, 2/5s प्लस 3/5s प्लस 5. ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। ओके. अब ये जो दो हिस्से हमारे पास बन गए हैं, इसको हम वापस लेके जाते हैं टाइम डोमेन में. जब टाइम डोमेन में लेके गए, तो ये जो 2/5/s है और ये जो 3/5 डिवाइड बाय s+5 है, ये बेसिकली टाइम डोमेन में जाकर क्या बन गया? 2/5s से बन गया 2/5, इनवर्स लैप्लास ले रहे हैं हम यहाँ पर. और 3/5 ओवर s+5 बन गया 3/5 e⁻⁵t. ये e⁻⁵t कहाँ से आ रहा है? ये s+5 से आ रहा है. सो यहाँ से हमारे पास बना 2/5 प्लस 3/5 e⁻⁵t. Now, one of the factor of this output is the forced response and the other is the natural response. कैसे देख के मैं बता रहा हूँ कि ये फोर्स्ड है और ये नेचुरल है? कोई बता सकता है मुझे? सर कांस्टेंट वैल्यू से, और जो दूसरी है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जो कांस्टेंट वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स्ड रिस्पॉन्स, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगी. और ये जो दूसरी वैल्यू है 3/5 e⁻⁵t, दिस इज बेसिकली द वैल्यू दैट इज डाइंग आउट विद टाइम. एंड द वैल्यू विच इज डाइंग आउट विद टाइम, इसका ये मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को ख़त्म कर लेती है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम का अपना करेक्टरिस्टिक है जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है. तो 2/5 कहाँ से आ रहा था? 2/5 आ रहा था 1/s वाले कंपोनेंट से, और ये 1/s कहाँ से आ रहा था? सिस्टम में जो हमने इनपुट अप्लाई की थी वहां से. Whereas if you have a look at this 3/5 over s+5, तो ये कहाँ से आ रहा था? ये सिस्टम के अपने ट्रांसफर फंक्शन से आ रहा था. और सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है s+2 डिवाइडेड बाय s+5. ये ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल रिस्पॉन्स, whereas this 1/s, the input pole of the system, is responsible for the forced response. यानी कि जो इनपुट है वो जिम्मेदार है फोर्स्ड रिस्पॉन्स की, उस रिस्पॉन्स की जो कांस्टेंट रहने वाला रिस्पॉन्स है, जो अल्टीमेट रिस्पॉन्स है. और सिस्टम का अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जिम्मेदार हैं नेचुरल रिस्पॉन्स के,
जो कि वक्त के साथ डाई आउट होने वाले हैं। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, यू वर गिवन अ टास्क टू कट योर हेयर, बाल कटवाने का कहा गया आपसे, किसी ने जल्दी कटवा लिए, किसी ने देर से कटवाए, और किसी ने बहुत ज्यादा मार धाड़ खाने के बाद कटवाए, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली सबने कटवा लिए। अभी जुल्फे लेके कोई नहीं फिर रहा। तो जब सब ने कटवा लिए तो इसका मतलब ये था कि जो एंड रिजल्ट है, वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स है, वो सबका सेम है। तो वो कांस्टेंट रहता है, वो अल्टीमेटली अचीव होना ही होना है। हाँ, हर एक बॉडी, हर एक ह्यूमन अपना अपना एक नेचुरल रिस्पॉन्स रखता है। कोई ज्यादा देर से रिस्पॉन्स देता है, कोई फौरन से रिस्पॉन्स दे देता है, कोई फौरी से आउटपुट दे देता है, कोई टाइम लेता है। सो इसी तरह इस दुनिया में हर एक सिस्टम के साथ इसी तरह है। तो हमने ये जो ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा है, इसके भी दो हिस्से हमने डिवाइड कर दिए हैं, वन इज द फोर्स्ड रिस्पॉन्स एंड अदर इज द नेचुरल रिस्पॉन्स। सो एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? नो सर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वो सिस्टम है, 210736, फजील जहान, ये कौन है क्लास में हमारी? यस सर। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज बेसिकली वो सिस्टम जिसके अंदर वी हैव ओनली वन पोल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/a/s+a, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें एक ही पोल है आपके पास। अगर 5/s+5 लिखा होता, 6/s+6 लिखा होता, डिनोमिनेटर में s की जो पावर है, जो पोलिनोमियल की पावर है, वो बेसिकली आपका ऑर्डर ऑफ द सिस्टम है। तो ये जो a/s+a है, दिस इज टेकन एज एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर व्हाट वी हैव इज कि हम अब इसका रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं। सब हैं मेरे साथ? जाग रहे हैं? सो तो नहीं रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे हैं? यस सर। नो सर। ये यस सर का मतलब बोर हो रहे हैं? सर नहीं बोर सर, हो रहे हैं मतलब पर जाग साथ भी में रही सर। हैं सर। हाँ, इस क्लास में हम ज़ाहिर है कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते ना। जूम क्लास है, मैं ज़ाहिर है ना ही मैं कोई वीडियो ऑन करके आपको एंटरटेन कर सकता हूँ। सो आई गेस ज़्यादा अच्छा ये है कि हम थोड़ी देर तवज्जो कर लेते हैं और फिर हम क्लास में फन भी कर लेंगे। क्या ख्याल है? ओके सर। किसी को बीच में ओके सर। कोई जोक याद आता है तो बता सकता है, यानी आपको कोई बहुत लतीफ़ा जोर से आ रहा हो और आप कहें कि क्लास के साथ शेयर करते हैं। है कोई ऐसा वैसे, बाय द वे? सर शामिल को आ रहा है सर। शामिल? सर मुबीन कोई बता रहा था थोड़ी देर पहले। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई होना चाहिए यार, कोई एक आधा जोक सेशन भी होना चाहिए, सर मुबीन शायरी करना चाहता है सर। पता चले कि किसका जोक ज्यादा ठंडा है, ताकि फिर हम उस पर हंस और सकें। आपका रोजा खत्म हो गया? मेरे ख्याल से हम वापस पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। हुज़ैफा मुझे ज्यादा इधर उधर जाने नहीं देगा। जी, शुड वी कंटिन्यू? यस सर। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स की बात हो रही थी, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में बेसिकली वी हैव ओनली वन पोल। एक ही पोल होता है, यानी कि डिनोमिनेटर की सिर्फ एक ही रूट होती है, यानी कि जो डिनोमिनेटर का पोलिनोमियल है उसका सिंगल ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर हमने एक मॉडल ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर कर लिया है, a/s+a, वेयर a कैन बी एनी वैल्यू 1 2 3 तक से लेके इन्फिनिटी तक तो जीरो भी हो सकता है। लेकिन इन द न्यूमरेटर इफ यू गेट अ जीरो, तो ये पूरे का पूरा ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ अगर एस आ जाए तो इसका मतलब है कि पोल ओरिजिन पे है, यानी कि जीरो पर एक पोल पड़ा हुआ है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। इस a/s+a के ऊपर हमने स्टेप इनपुट अप्लाई की, यानी कि 1/s को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस 1/s को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ने के बाद दो कंडीशंस बन गई। इफ आई कैन राइट इट ओवर हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो ये बन गई बेसिकली a डिवाइडेड बाय s+a, दिस वुड बी इक्वल टू 1/s प्लस, इसके साथ हमारे पास जो दूसरी चीज आ रही है e⁻⁻⁻⁸ विच इज बेसिकली, सॉरी ये मैं एस्टोमेन में लिख रहा हूँ, तो दिस शुड हैव बीन इक्वल टू 1/s+a। इसको जब मैं टाइम डोमेन में लेके आया तो 1/s बन गया 1, और दूसरा बन गया 1e⁻⁻⁸ स्टैटिक है यहाँ पर। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये सबको समझ आ गई है जो मैंने लिखा है?
यस सर। ओके, सो अब हम वापस जाते हैं। फोर्स्ड रिस्पॉन्स है 1, और जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो है e रेज टू पावर माइनस AT, और इसके साथ माइनस का साइन है। दिस इज द आउटपुट। व्हाई इज दिस द आउटपुट? इफ आई कैन शो यू ऑन द व्हाइट बोर्ड अगेन, हमारे पास जो स्टेप इनपुट है उसके यूनिट स्टेप अप्लाई किया हुआ है, यानी कि दिस इज द इनपुट, और यहाँ पर है 1। जबकि पास जो जो हमारे पास आउटपुट आ रही है ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई होने के बाद, वो ये है। अब जब t की वैल्यू बहुत छोटी है, t इज वेरी वेरी स्मॉल, जीरो के करीब है, तो जीरो ही पुट करते हैं अगर हम, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर 0, और 1 माइनस ई रेज टू पावर 0 का मतलब है 1 माइनस ई रेज पावर 0 क्या होगा? 1 - 1। 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर रिस्पॉन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से। फिर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 माइनस ई रेज टू पावर, फर्ज करें 0.1 आ जाता है, तो ये वैल्यू जब माइनस होगी 1 में से, तो फिर से हमारे पास एक छोटी सी वैल्यू बच जाएगी। करते 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 जब t की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस ई रेज टू पावर, ये माइनस 0.1 माइनस इन्फिनिटी, तो ई रेज पर माइनस इन्फिनिटी वुड बी इक्वल टू 0, ऐसा ही है, और आंसर बच यस सर। 1। सो हम इस 1 तक पहुंच जाएंगे जब t अप्रोच कर रहा होगा टू वेरी लार्ज वैल्यूज, और यू कैन से infinity. Is this okay? Is this यस okay to all? सर। Okay. तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिली कहाँ से? इसकी टाइम डोमेन इक्वेशन लिखने से, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस AT, जहाँ पर ये जो 1 है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फोर्स्ड रिस्पॉन्स, एंड ई रेज पर माइनस AT ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नेचुरल रिस्पॉन्स। यहाँ पर हम एक वैल्यू निकालने के लिए t की वैल्यू को पुट कर देते हैं 1/a के बराबर। जब t की वैल्यू को 1/t इज इक्वल टू 1/a पुट कर दें इस सी कंडीशन में, यानी अगर a5 था तो t 1/5 पुट कर दें, a6 था तो t को 1/6 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा e रेस्ट पर -1। e रेस्ट पर -1 इज 0.37। ये कर क्यों रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस 1 माइनस ई रेस्ट पर -1 इज बेसिकली इक्वल टू 0.63, क्योंकि e रेस्ट पर -1 इज 0.37। यहाँ से हमारे पास आता है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, कि 1/a जो है वो बेसिकली कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। किस वैल्यू को रिस्पॉन्ड करता है? कि जब हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो 63% तक, हमारी जो वैल्यू है वो अपनी 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है। और ये बेसिकली कब होता है? जब हम t को 1/a पुट करते हैं, और a खुद से क्या है? a इज द ओनली पोल प्रेजेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो बेसिकली हमने यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। टाइम कांस्टेंट क्या है? 1/a के बराबर है। a क्या है? सिस्टम का ओनली पोल। इस 1/a के ऊपर, यानी टाइम कांस्टेंट के ऊपर, सिस्टम की जो फाइनल वैल्यू है वो आ रही है 0.63। जो ओरिजिनल फाइनल फोर्स्ड रिस्पॉन्स की वैल्यू है वो है 1। तो यानी कि हमेशा आप जब भी सिस्टम के साथ, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, और आप टाइम को 1/a के पुट इक्वल पुट कर देते हैं, तो वो टाइम कांस्टेंट होता है। और टाइम कांस्टेंट के ऊपर आपकी जो सिस्टम की आउटपुट है वो 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू तक पहुंच चुकी होती है। यहीं से आपके पास कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट भी आता है, जो आपने बचपन में पढ़ा था कि कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है वो 0.63 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू पे निकलता है, और उस टाइम को आप निकाल लेते हैं और उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ से हमारे पास, अच्छा यहाँ तक टाइम कांस्टेंट तक सबको समझ आ गई है? किसी का कोई सवाल? जी, एनी क्वेश्चन? यस सर, समझ आ गया। ओके, ओके। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, और इस ग्राफ में लिखा हुआ है कि 1/a के ऊपर जब टाइम पहुंचा है, तो 1/a के ऊपर टाइम पहुंचने के ऊपर हम 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू पे पहुंच गए। याद रखें, इसकी फाइनल वैल्यू तो 1 है, जिसकी वजह से 63% इज बेसिकली इक्वल टू 0.63। अगर किसी की फाइनल वैल्यू 5 हो,
और ये पता कैसे चलेगा कि फाइनल वैल्यू कहाँ है? जहां पर ये ग्राफ जाके सेटल हो रहा हो वो उसकी फाइनल वैल्यू होगी। तो आपने ग्राफ में उस वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड कर देना है। मसलन यहाँ पर लिखा होता 10, अगर यहाँ पर 10 लिखा होता तो 10 का 63% था 6.3, यानी 1 का 63% 0.63 है, तो 10 का 63% इज 6.3। इसी तरह से हर एक वैल्यू के लिए, फाइनल वैल्यू के लिए, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। टाइम कांस्टेंट इज 1/a, और 1/a इज बेसिकली वो वाली वैल्यू जहां पर आपका सिस्टम 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू तक पहुंच चुका है। ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए किसी भी डायग्राम को देख के ट्रांसफर फंक्शन एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। मसलन मैं आपको एक इस तरह की डायग्राम दे दूंगा, उसकी फाइनल वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई होगी और एक ग्राफ इस तरह एग्जैक्ट बना हुआ होगा। तो आपके पास स्केल होना चाहिए कि आप उस फाइनल वैल्यू के 63% को देखें यहाँ पर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम देखें यहाँ पर, उस टाइम को 1/a पुट करेंगे और वहां से आपके पास लोकेशन ऑफ द ओनली पोल ऑफ दैट सिस्टम निकल आएगी और इससे आपके पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? सर ये सर वो 0.63 वाली बात एक दफा फिर समझा देना। सर ये पोल सिर्फ ए है? जी, सिर्फ ए पोल है सिस्टम का, ओनली पोल है, सिंगल पोल है सिस्टम का, और वो ए है। सर ये ओवरऑल दोबारा समझा देंगे? ओके ओके। हमने ये देखा कि जो सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन है वो a/s+a है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। इसमें a की वैल्यू हमने पुट कर दी t की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/a। कहाँ पर पुट की? जो सिस्टम की आउटपुट इक्वेशन निकाली थी ट्रांसफर फंक्शन से, उसके फोर्स्ड और नेचुरल रिस्पॉन्स से। 1 - e⁻⁻at में t की वैल्यू 1/a पुट की तो वैल्यू आ गई 0.63। यहाँ से ये पता चला कि t आप जब भी किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में 1/a यानी 1/पोल के इक्वल पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, तो जो फाइनल वैल्यू है वो 0.63 तक पहुंच जाएगी। ये 0.63 डिनोट कर रहा है नॉट ओनली टू दिस 0.63 बट टू 63% ऑफ द वैल्यूज इन जनरल, कि आपका फाइनल वैल्यू अगर 10 थी, 20 थी, 100 थी, 5000 थी, कुछ भी थी, तो उसके 63% तक वैल्यू पहुंच जाएगी एट t = 1/a। ये वैल्यू कहलाती है टाइम कांस्टेंट। इस 1/a टाइम कांस्टेंट से हमने एक ग्राफ बना लिया। ये जो स्टेप रिस्पॉन्स का ग्राफ आपने अपनी क्लास में लैब में भी देखा होगा, इस ग्राफ के ऊपर हम वैल्यूज डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? हैव अ लुक। हमने यहाँ पर 1/a के ऊपर देखा कि सिस्टम कहाँ पर अप्रोच कर रहा है? 0.63 पे अप्रोच कर रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमें पता था कि सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट है वो 1/a है। ये तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा इधर डिनोट कर दिया और इस तरह की लेबलिंग कर दी। लेकिन फर्ज करें कि यहाँ पर ये लेबलिंग नहीं हुई होती और मेरे पास कोई सिंपल सा इस तरह का सिस्टम बना हुआ होता है, जो मैं आपको, फर्ज करें ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये कॉरेस्पॉन्ड कर रही है टू दिस पॉइंट एट द ग्राफ और दिस इज इक्वल टू 20। अब गौर से सारे के सारे अफराद मेरे साथ रहें ताकि उन्हें समझ आए कि क्या है। इस ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है मुझे कि फाइनल वैल्यू क्या है इसकी? इन्फिनिटी। नो, फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 20। 20। यस, फाइनल वैल्यू इस ग्राफ की है 20। दोनों सेक्शंस को बात समझ आ रही है? वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम बोथ द सेक्शंस, राइट? यस सर। यस सर। ओके ओके। फाइनल वैल्यू इसकी 20 है। तो अब हम करेंगे ये कि हम देखेंगे कि 20 का, यहाँ पर मेरे पास टाइम भी बना होता है, फर्ज करें 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड्स, ठीक है। मैं ये देखूंगा कि 20 का 63% क्या है। तो 20 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 63 से और डिवाइड कर दूंगा 100 से। सो द वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी विद मी इज आई गेस 12.6, 12.6। राइट। अब मैं 12.6 पे देखूंगा, 12.6 पे देखूंगा इधर कि ये 12.6 की वैल्यू कितने टाइम में अचीव हुई है। ये मुझे देख के यहाँ से पता लग रहा है दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये वैल्यू अचीव हुई है तकरीबन 1.9 में। एम आई राइट? मैं एक यहाँ पर एक रफ गेस यस सर। ग्राफ के मुताबिक बना सकता हूँ, वो बना रहा हूँ। मुबीन आपने अनम्यूट किया हुआ है। सो हमारे पास
वैल्यू ऑफ 1.9 इज इक्वल टू व्हाट? कोई बता सकता है ये 1.9 बेसिकली क्या है इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन? सर 1/a। 1/1.9। 1/a है ये। वेरी गुड। यहां से हमें पता चलेगा वैल्यू ऑफ a इज 1/1.9। यहां से पता चलेगा कि a आएगा तकरीबन 52। 0.52। इससे मुझे पता लगा कि जो सिस्टम का डिनोमिनेटर है वो है 1/s प्लस 0.52। ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर ये है। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। यस किसी सर। को ये जो मैंने ट्रांसफर फंक्शन इस डायग्राम से निकाल के दिखाया है, किसी को इसमें कोई मसला? जी, कोई सवाल है तो पूछें। अभी मैंने न्यूमरेटर नहीं निकाला, डिनोमिनेटर निकाला। क्लियर है? यस सर। ओके, हम चलते हैं वापस इधर जहां पर हमने डिनोमिनेटर निकाल लिया है और 63% टाइम कांस्टेंट से निकाला है। और ये बात याद रहे कि इस शेप ग्राफ के लिए मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन निकाला है। इसके अंदर मुझे कोई बम्प्स नजर नहीं आ रहे, ये स्मूथ है और ये सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन है। कुछ इसके इनिशियल और भी फैक्टर्स हैं, जिस तरह से राइज टाइम है, सेटलिंग टाइम है। तो राइज टाइम और सेटलिंग टाइम यहाँ पर बेसिकली क्या है? राइज टाइम और सेटलिंग टाइम वो वैल्यू होती है, राइज टाइम इज दैट वैल्यू जिसमें आपके सिस्टम ने टाइम लगाया है 10% ऑफ फाइनल वैल्यू से लेकर 90% ऑफ फाइनल वैल्यू तक। यानी 10% ऑफ 1 वॉज 0.1 और 90% ऑफ 1 वॉज 0.9। तो 0.1 और 0.9 के बीच में पहुंचने तक जो सिस्टम ने वक्त लगाया है, जो टाइम लगाया है, दैट इज बेसिकली राइज टाइम। इसी तरह वो वाला टाइम जो कि आपका सिस्टम फाइनल वैल्यू पे सेटल होने के लिए लगाता है, अब कुछ केसेस में वो फाइनल वैल्यू पर सेटल नहीं हो पा रहा होता। जैसे मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पर, जिस तरह से मैंने एक रफ डायग्राम बनाई है, तो अब आप देखें कि अगर ये इस तरह आखिर टाइम पे भी इस तरह कर रहा होता सिस्टम, तो आप ऑब्जर्व करके कहते हैं कि सर ये तो सिस्टम सेटल ही नहीं हो रहा, इस तरह स्मूथ आउट हो ही नहीं रहा, तो इसकी हम फाइनल वैल्यू कैसे निकालें? तो उसके लिए ये एक बात एग्री की गई है कि हम फाइनल वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं +-2% ब्रैकेट, कि जब एक ऐसी वैल्यू पर सिस्टम पहुंच जाए कि 0 +-2% के अंदर अंदर वो वाइब्रेट कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, ये जो है ना, ये हमारे सिस्टम की फाइनल वैल्यू पे यहाँ पे एंटर हो गया है। तो जो सिस्टम ने शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ तक पहुंचने तक जो टाइम लगाया होगा ना, इस फाइनल वैल्यू के अंदर पहुंचने तक, हम उसको कह देते हैं कि ये सेटलिंग टाइम है सिस्टम का। जैसे आपकी ज़िंदगी में सेटल होने के लिए इंसान को, किसी भी लड़के को, लड़की को, जो भी आपने सेटल होने के लिए टाइम लगाया, वो सारे का सारा आपका सेटलिंग टाइम है कि जी ये अभी तक मैं ज़िंदगी में अनस्टेबल हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टेबल होना है और सेटल होना है। ये जो हमने लफ्ज़ यूज़ किया है सेटल होने का, ये बेसिकली यही लफ्ज़ ट्रांसफर फंक्शंस के लिए भी है, कंट्रोल सिस्टम्स के लिए भी है। तो एक है जो चीज़ हमने पढ़ी है, दैट इज़ बेसिकली द राइज टाइम, एंड द अदर थिंग दैट वी हैव स्टडीड इज़ द सेटलिंग टाइम। और इसके अलावा राइज टाइम और सेटलिंग टाइम को किसी भी सिस्टम को मतलब के अंदर कैलकुलेशन के हवाले से देखना चाहें, तो हम ये करेंगे कि बेसिकली आपने 0.1 यानी 10% से लेके 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू के अंदर अंदर इस टाइम को देखना था कि कितना टाइम लगाया इस सिस्टम ने यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। क्या किया उसने यहाँ पर? इक्वेशन नंबर 4.6 पे गया है और वहां पर एक दफा इसको 0.1 के बराबर डाल दिया। ये देखें, 1 - e⁻⁻80 सिस्टम का फाइनल रिस्पॉन्स है। एक दफा इसने इसको इक्वल कर दिया कहाँ पर? 0.1 के। और दूसरी दफा इसको इक्वल कर दिया कहाँ पर? 0.9 के। क्योंकि हम कह रहे हैं कि 0.1 से लेके 0.9 के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो बेसिकली राइज टाइम है। तो हम 0.1 पे टाइम निकाल लेते हैं और हम c(t) इक्वल टू 0.9 पे टाइम निकाल लेते हैं। उन दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस आता है हमारे पास, वो बेसिकली आपका राइज टाइम है। तो इसने ये दोनों को पुट करके ये वैल्यूज निकाली और जो वैल्यूज का डिफरेंस आया वो आया 2.2 डिवाइडेड बाई a, जिसका हमारा फॉर्मूला बना देता है किस चीज का? राइज टाइम का। राइज टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज नोन एज 2.2 डिवाइडेड बाई a। a क्या है जी? a क्या है?
ए सर हमारा 1/t। 1/t जो वो टाइम कांस्टेंट है, ये भी ठीक है, लेकिन ए वैसे सिस्टम में क्या है? पोल। पोल। पोल, वाहिद पोल सिस्टम का ए है। तो बेसिकली आपने 2.2 को ए से डिवाइड कर दिया, तो ए को 2.2 से डिवाइड कर दिया तो सिस्टम का राइज टाइम आ जाएगा, यानी वो टाइम जिसमें सिस्टम ने 10% ऑफ द फाइनल वैल्यू से 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू तक सफर किया है। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके। इसी तरह फिर उसने c इज इक्वल टू 0.98 पुट कर दिया ऊपर वाले इक्वेशन में, जो कि बेसिकली है दिस वन। इसमें 1 माइनस ई रेज पर माइनस 80 में 0.98 पुट कर दिया। 0.98 क्यों पुट किया? क्योंकि हम कहते हैं प्लस माइनस 2% के अंदर अंदर जब वो पहुंचा है तो हमारा सिस्टम सेटल हो गया। तो 0.98 के इक्वल उसने पुट किया और वैल्यू ऑफ टी एस निकाल ली 4/a। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हमारे पास 3 फार्मूलाज बन गए। एक तो टाइम कांस्टेंट का जो है 1/a, दूसरा है राइज टाइम टी आर 2.2/a, तीसरा है सेटलिंग टाइम 4/a। किसी का कोई सवाल इन 3 फार्मूला से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन सबको नो समझ आई सर। है? जी जी। सर ये जो इक्वेशंस में कांस्टेंट है सर, ये ऐसे ही रहेंगे फार्मूले में, जैसा 2.2 है और यस यस यस, फर्स्ट ऑर्डर 4 सिस्टम है, में ये सेटलिंग टाइम एज और इट इज राइज रहेंगे टाइम और इनके अंदर कांस्टेंट। कोई चेंज नहीं आएगा। एज फार एज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स आर कंसिडर्ड, ये एज इट इज ओके रहेंगे। सर। ओके ओके गाइस, सो हैव अ लुक एट दिस सिस्टम, जहां पर हम इस ग्राफ को देखकर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे हैं। इस ग्राफ को देखकर सबसे पहले मुझे ये बताएं फाइनल वैल्यू क्या है? सर 0.71। इसकी सर 4/8। 0.72। 0.71, 72, 73 जो भी आपको लग रही है दैट वुड बी फाइन। लेकिन अगर इस डायग्राम को देख के कोई मुझे ये कहे कि 0.75 इज द फाइनल वैल्यू या 0.77 इज द फाइनल वैल्यू, तो फिर मैं उसको बुला के इलाज करूंगा उसका। तो आपने इतना एक एनालिसिस जरूर अपने पास ठीक रखना है कि ये लाइन जो है वो 0.7 के करीब करीब है, तो 0.71, 72, 73 फिर भी एक्सेप्टेबल है। सो आपने फाइनल वैल्यू चूज कर ली 0.72, जो बुक वाले ने भी 0.72 जो चूज की है। तो 0.72 से उसने कहा कि सबसे पहले मैं निकालता हूँ सिस्टम का 63%। 0.72 को 63/100 या फिर 0.63 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 0.45। अब वो जाता है 0.45 इस वैल्यू पर। 0.45 के कॉरेस्पॉन्डिंगली वो यहाँ पर देखता है कि सिस्टम किस टाइम तक यहाँ पे पहुंचा है। तो ये आपने स्केल लेके जाना है और ये तकरीबन 0.15 के करीब का टाइम निकलता है। इसके पास जो टाइम निकला है एग्जैक्ट उसने निकाला है 0.13 का। अब ये 0.13 को पुट कर देता है 1/0.13 और वैल्यू आ जाती है इसके पास सिस्टम के पोल की, द ओनली पोल दैट वी हैव इन दिस सिस्टम। याद रखें याद रखें याद रखें, ये सारे का सारा फॉर्मूला उस सिस्टम पर लग रहा है जिसकी शेप कुछ ऐसे है जो हम ऊपर अभी पढ़ के आ रहे हैं। ये जो शेप्स मैं आपको दिखा रहा हूं 1 2 3 4, इन चारों शेप्स के ऊपर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता। क्यों? ये देखें यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर कर्व है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इधर देखें इस सिस्टम में यहाँ शुरू में कर्व है और ये ऊपर जाके फिर भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के मुकाबले में बराबर लग रहा है, लेकिन फिर भी ये नीचे वाले कर्व की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नहीं लग रहा। इसी तरह ये वाला सिस्टम, ये तो बिल्कुल भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नहीं है, ये स्टेबल नहीं हो रहा है, इसमें बहुत ओवरशूट है।